हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन के क्लास में। दोस्तों अभी तक मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कर दिया, जिसका मैंने यूरोप में राष्ट्रपति को दोस्तों आपको अच्छे से समझा चुका हूं। दोस्तों उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, उससे से रिलेटेड दोस्तों आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और दोस्तों इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया बताया गया है, उससे बाहर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके 2021 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोस्तों कम से कम 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने देर में दोस्तों आपको आंसर देना है। यदि आप जानते हैं दोस्तों कॉपी लेके दोस्तों कॉपी और पेन दोनों अपने साथ रखें और दोनों के साथ दोस्तों अपना आंसर अंतिम में मेरे दिए हुए आंसर से अपने आंसर मिलाइए। और दोस्तों अंतिम में हमें कमेंट करके बताइए आपका कुल कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, क्या है दोस्तों, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला दोस्तों एशिया, दूसरा दोस्तों उत्तरी अमेरिका, तीसरा दोस्तों यूरोप और चौथा दोस्तों क्या है, पश्चिम एशिया। तो दोस्तों आप हमको बताइए कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी इटली और जर्मनी किस महादेश में है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूरोप। इटली और जर्मनी दोस्तों यूरोप महादेश में आते हैं। उसके चलिए दोस्तों हम सेकंड देखते हैं। और दोस्तों हमारा सेकंड है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। ए में दोस्तों बुर्बो वंश, बी में दोस्तों आलिया वंश, सी में दोस्तों जमींदार और डी में दोस्तों जारशाही। तो क्वेश्चन देख के आप उसका आंसर दीजिए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, बुर्बो वंश, आलिया वंश, जमींदार और जारशाही। दोस्तों मेरा 1 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन जो भी है दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1 से 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से आप देखिएगा। तो इसका 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश के पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। चलो दोस्तों हमें थर्ड क्वेश्चन का बढ़ते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा कि मेजनी का संगठन किस संगठन से था। उसके दोस्तों 4 ऑप्शन आपका है। पहला दोस्तों कार्बोनरी, बी में दोस्तों लाल सेना, सी में दोस्तों हिटलर और डी में दोस्तों डाइट। यहाँ दोस्तों सी नंबर ऑप्शन गलती है, सी में दोस्तों यहाँ पे हिटलर लिख लीजिएगा, ये दोस्तों हिटलर होगा। मतलब ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध दोस्तों कार्बोनरी वंश से था। चलो दोस्तों अब अपने फोर्थ क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। दोस्तों काउंट काबूर जो थे उसको विक्टर एमानुएल जो शासक थे उस टाइम के दोस्तों किस पद पर नियुक्त किया। पहला दोस्तों राजमंत्री, दूसरा दोस्तों बी में सेनापति, सी में दोस्तों गृह मंत्री और डी में है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर ने विक्टर एमानुएल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। 4 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों ये सब टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में अभी से ही रखना चालू कर दें। और दोस्तों अगर इस तरह से मेरा सिलेबस चला तो सितंबर तक में दोस्तों हमारा पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 5th नंबर हमारा दोस्तों क्या है, गैरीबाल्डी पैसे से क्या था। तो क्या हमारा दोस्तों 5th नंबर गैरीबाल्डी जो है वो पैसे से क्या था। ए में दोस्तों क्या है दोस्तों, ए में दोस्तों किसान, बी में दोस्तों नाविक, सी में दोस्तों सिपाही और डी में दोस्तों है क्या, जमींदार। तो दोस्तों गैरीबाल्डी पैसे से क्या था। अब पहले दोस्तों 3 से दोस्तों अगर आप मेरे इससे पहले वाले लेक्चर हिस्ट्री को जो है वो अच्छे से देखे होंगे, या दोस्तों जो कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे भेजा था दोस्तों आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो दोस्तों ये सब टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों 5th नंबर क्वेश्चन के बारे में भी उसमें दोस्तों हम बताए थे। तो दोस्तों गैरीबाल्डी पैसे से क्या था दोस्तों, तो गैरीबाल्डी पैसे से नाविक था। क्या था दोस्तों, नाविक। गैरीबाल्डी पैसे से नाविक था। तो दोस्तों हमने 6 नंबर देखते हैं। और दोस्तों 6 नंबर हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या है दोस्तों हमारा 6 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो क्वेश्चन अच्छे से समझिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था।
ए में दोस्तों क्या है बिस्मार्क, बी में दोस्तों क्या है लुई 18वां, सी में दोस्तों नेपोलियन तृतीय और डी में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों अच्छे से समझिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों किसने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण? दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने जैसा आप दोस्तों इतना क्वेश्चन को लिख चुके होंगे और उसका आंसर भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो दोस्तों सिर्फ आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिखिए कि आप अपने एक नोट्स बुक बनाते जाइए, उसमें दोस्तों इस प्रकार लिखिए जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव बताते हैं उसका दोस्तों जो सही आंसर दोस्तों उसको आप अपने कॉपी में सिर्फ लिखते जाइए। तो सर जब फोर्थ नंबर हमारा है कांट कपूर को विक्टर एम्बुलेंस ने किस पद पर नियुक्त किया था? दोस्तों आप सिर्फ उसको लिख दीजिए प्रधानमंत्री, जिससे दोस्तों आप एक बार इसको देखिएगा तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका नोट्स बना लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप उसका नोट्स बनाते जाइए। चलिए दोस्तों अपने सेवंथ नंबर देखते हैं। दोस्तों सेवंथ नंबर हमारा क्या है? जालवेरिन किसकी संस्थान थी? दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, जालवेरिन किसकी संस्थान थी? बी ए में दोस्तों किसानों की, बी में दोस्तों क्रांतिकारियों की, सी में दोस्तों पादरियों की और डी में दोस्तों क्या है व्यापारियों की। तो जालवेरिन दोस्तों किसकी संस्थान थी? तो दोस्तों जालवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी दोस्तों? व्यापारियों की। चलिए दोस्तों हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ए में दोस्तों है मेजनी, बी में दोस्तों क्या है हिटलर, सी में दोस्तों विलियम्स और डी में दोस्तों क्या है बिस्मार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इससे ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है रक्त और लौह। क्या है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए दोस्तों अपने 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9th नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों मैंने इसको वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों आपके सामने है पहला ए में 1864 ईस्वी, बी में दोस्तों क्या है 1870 ईस्वी, सी में दोस्तों 1866 ईस्वी और डी में दोस्तों क्या है 1871 ईस्वी। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है दोस्तों 1871 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। दोस्तों आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको दोस्तों जितना भी मैंने बता रहा सब आपको नोट से रिलेटेड और दोस्तों इसमें कम से कम 20 नंबर ऑब्जेक्टिव तक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने 20 तक जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने पहले उसको ही बताया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अपने नोट्स बुक में हाईलाइटेड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके एक सजेशन के तौर पर हो गया। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। चलिए दोस्तों हम अपने 10th नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों 10th नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो क्या है क्वेश्चन हमारा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए में दोस्तों है जर्मनी, बी में दोस्तों तुर्की, सी में दोस्तों यूनान और डी में है दोस्तों क्या है इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किसका साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूनान का। दोस्तों किसका? दोस्तों यूनान का दोस्तों जो है प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए देश का साहित्य विज्ञान यूनान का जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहा। चलिए दोस्तों हम अपने 11th नंबर देखते हैं। दोस्तों हमारा 11th नंबर है 1829 ईस्वी में एड्रियापोल की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 1829 ईस्वी में एड्रियापोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए में दोस्तों जर्मनी है दोस्तों, बी में है दोस्तों रूस और तुर्की, सी में दोस्तों यूनान और डी में है दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों 1829 ईस्वी में एड्रियापोल की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो दोस्तों उसका आंसर होगा रूस और चीन। क्या होगा दोस्तों, 1829 ईस्वी की एड्रियापोल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी।
दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ख्याल रखने वाली बात है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा ही ख्याल रखने की बात है। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दोस्तों रूस और तुर्की में से दोस्तों कोई एक भी दे सकता है। अगर दोस्तों दोनों दे दिया तो हम दोनों में टिक मारेंगे, अगर दोस्तों सिर्फ रूस दिया तो हम रूस में टिक मारेंगे, और दोस्तों सिर्फ तुर्की दिया तो दोस्तों तुर्की में टिक मारेंगे। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 1829 ईस्वी में एड्रियापुर की संधि किस देश के बीच हुई थी? अगर दोस्तों हमको सिर्फ रूस दिया रहेगा तो हम रूस में टिक मारेंगे, और दोस्तों तुर्की दिया होगा तो हम सिर्फ तुर्की में टिक मारेंगे, और दोस्तों रूस और तुर्की दोनों दिया होगा तो दोस्तों हम दोनों में टिक मारेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों आप बहुत सारे को इसमें डाउट होता है कि दोस्तों रूस दे दिया तुर्की नहीं दिया तो हम आंसर क्या मारेंगे। तो यार तो सिर्फ रूस ही पूरा ऑप्शन में है, तो दोस्तों तो हम रूस में कैसे टिक मारेंगे? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझिएगा कि एड्रियापुर की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी, और रूस देगा तो हम रूस में टिक मारेंगे, और तुर्की देगा तो तुर्की में टिक मारेंगे। चलिए दोस्तों हम अपने 12th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 12th नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए में दोस्तों सेडान, बी में दोस्तों सेडोवा, सी में दोस्तों साइरन, और डी में दोस्तों फ्रैंकफर्ट। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेडान, ए नंबर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध दोस्तों सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सेडान। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली के संस्थापक कौन है? दोस्तों इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो ए में है दोस्तों काबुल, बी में दोस्तों गैरिबाल्डी, सी में दोस्तों क्या है? मेजनी, और डी में दोस्तों मुसोलिनी। दोस्तों यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। दोस्तों यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आगे ना हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ए में दोस्तों साम्राज्यवाद का विकास, बी में दोस्तों है उपनिवेशवाद का विकास, सी में दोस्तों है निरंकुश राज्यों की स्थापना, और डी में दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। दोस्तों 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम दोस्तों हुआ? तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों इसका परिणाम राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। क्या हुई दोस्तों? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। जो मैंने दोस्तों कल आपको नोट्स भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दोस्तों उसमें आपको मैंने दिया था कि राष्ट्रीय राज्यों के समय 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद का क्या परिणाम हुआ, क्या कारण थे, इस सब टाइप के दोस्तों हम इंपॉर्टेंट सेट आपको नोट्स दे चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है वियना सम्मेलन, यानी कि दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय दोस्तों वियना कांग्रेस जो है उसका दूसरा नाम कांग्रेस भी था। तो दोस्तों वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट, बी में दोस्तों लुई 18वां, सी में दोस्तों चार्ल्स बलवर्ट, और डी में है दोस्तों मेटरनिक। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है मेटरनिक। वियना कांग्रेस अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मेटरनिक। कौन दोस्तों? मेटरनिक। चलिए दोस्तों हम अब आगे देखते हैं, और दोस्तों आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, बी में दोस्तों 1815 में, सी में दोस्तों 1830 में, और डी में दोस्तों क्या है? 1845 में। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या होगा? तो दोस्तों कार्बोनरी की स्थापना जो है 1830 में हुई थी। दोस्तों कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1830 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका आंसर हम देंगे 1830 में। चलिए दोस्तों हम
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों मेटरनिक कौन था। दोस्तों क्या है दोस्तों, मेटरनिक कौन था। ए में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी में दोस्तों फ्रांस का सम्राट, सी में दोस्तों रूस का गार्ड और डी में है दोस्तों पर्सा का चांसलर। दोस्तों मेटरनिक कौन था। दोस्तों मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ए नंबर दोस्तों इसका आंसर होगा। तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। दोस्तों आज हम टोटल 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है इस चैप्टर से। दोस्तों इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछता मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और आप इसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों। और इसी से दोस्तों अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो दोस्तों इसी में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इससे बाहर दोस्तों नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों अंत तक में टोटल क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर दोस्तों आप वीडियो देखिएगा दोस्तों ये आपको रिवाइज रहेगा और दोस्तों हमेशा याद रहेगा, और रटिएगा तो दोस्तों तुरंत भूल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 18 नंबर, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर्सा, बी में दोस्तों पर्सा डेनमार्क, सी में दोस्तों पर्सा फ्रांस और डी में दोस्तों इटली रोम। तो दोस्तों सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों सीडान का युद्ध जो है दोस्तों पर्सा और इटली और रोम के बीच हुआ था। फ्रांस का तो सॉरी दोस्तों सीडान का युद्ध जो है पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों, फ्रांस और पर्सा के बीच। तो सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, पर्सा और फ्रांस के बीच। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था तो इसका आंसर देंगे हम पर्सा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अब अपना 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट भी बन सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ। ए में दोस्तों 1869 ईस्वी में, बी में दोस्तों 1866 ईस्वी में, सी में दोस्तों 1870 ईस्वी में और डी में है दोस्तों 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो है दोस्तों 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब दोस्तों 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। चलिए दोस्तों हम हमारे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बिस्मार्क किसके विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, बिस्मार्क किसके विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। ए में दोस्तों रूसो, बी में दोस्तों हिंगेल, सी में दोस्तों अस्टर और डी में दोस्तों जेकेब। दोस्तों बिस्मार्क जो है किसके विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। दोस्तों बिस्मार्क जो है हिंगेल की विचारधारा से प्रभावित था। किसके विचारधारा से दोस्तों, हिंगेल की विचारधारा से प्रभावित था। चलिए दोस्तों हम अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन में कुल कितने कोर्ट थे। दोस्तों नेपोलियन में कुल कितने कोर्ट थे। दोस्तों ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए कि नेपोलियन में कुल कितने कोर्ट थे। तो दोस्तों नेपोलियन में कुल 5 कोर्ट थे, जिसमें दोस्तों 3 का यूज किया था और 2 का यूज नहीं किया था। दोस्तों नेपोलियन में कुल कितने कोर्ट थे, नेपोलियन में कुल 5 कोर्ट थे। चलिए दोस्तों अपने 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जर्मन एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। ए में दोस्तों इंग्लैंड, बी में दोस्तों रूस, सी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और डी में है पर्सा। तो दोस्तों जर्मनी एवं इटली के दोनों के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण के विरोध में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया था। ये नहीं चाहता था दोस्तों दोनों का एकीकरण हो। तो दोस्तों दोनों के, क्योंकि दोस्तों इससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा ही फायदा हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसको कंफ्यूजन मत लीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। तो जो दोस्तों जर्मनी में इटली के एकीकरण के विरोध में किसको फायदा हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया को। चलिए दोस्तों हम अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया। दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली। क्या दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था। इसलिए दोस्तों आपको सामने 4 ऑप्शन है। ए में दोस्तों जीरो बीटी ने, बी में दोस्तों चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी में दोस्तों विक्टर एमुलियन और डी में दोस्तों क्या है, मेजनी ने। तो फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन मेजनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन तो मेजनी ने। चलिए दोस्तों हम अपने 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन। क्या दोस्तों, एक्ट ऑफ
दोस्तों इसको दोनों को इन्वर्टेड कॉमा का अंतर कर लीजिएगा। और तो क्या क्वेश्चन हमारा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, इसको भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा। और क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ए में दोस्तों 1688 ईस्वी में, बी में दोस्तों 1788 ईस्वी में, सी में दोस्तों 1707 ईस्वी में और डी में दोस्तों क्या है 1807 ईस्वी में। दोस्तों आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1807 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। कब दोस्तों 1807 ईस्वी में। 24 का आंसर दोस्तों क्या होगा डी नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन 1807 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, बिस्मार्क क्या था। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, बिस्मार्क क्या था। ए में दोस्तों कवि, बी में दोस्तों क्या है नाटककार, सी में दोस्तों सांगीतिक और डी में दोस्तों कूटनीतिक। दोस्तों बिस्मार्क क्या था, ए में दोस्तों कवि, बी में दोस्तों नाटककार, सी में दोस्तों क्या संगीत और डी में दोस्तों कूटनीतिक। तो बिस्मार्क दोस्तों हमारा क्या था, तो 25 नंबर का आंसर दोस्तों होगा हमारा कूटनीतिक। दोस्तों बिस्मार्क हमारा क्या था, एक कूटनीतिक था। और चलिए दोस्तों हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए में दोस्तों डेनमार्क की संधि, बी में दोस्तों ग्रेसस्टीन की संधि, सी में दोस्तों प्राग की संधि और डी में दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि। तो दोस्तों किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण का कार्य फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा एकीकरण के बाद पूरा हुआ। किस संधि के दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का संधि का नाम हुआ दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि। ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा किसका एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके दोस्तों आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है वेना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था। क्या दोस्तों वेना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ए में दोस्तों 1815 ईस्वी में, बी में दोस्तों 1818 ईस्वी में, सी में दोस्तों 1847 ईस्वी में और डी में दोस्तों क्या हमारा 1850 ईस्वी में। दोस्तों वेना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों वेना सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों वेना सम्मेलन जो है दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों 1815 ईस्वी में दोस्तों वेना सम्मेलन हुआ था। चलिए दोस्तों अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इटली के एकीकरण का महिसा कहा जाता है। तो क्या दोस्तों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का महिसा कहा जाता है। ए में है दोस्तों मेजनी को, बी में दोस्तों गेरिबाल्डी को, सी में दोस्तों काबूल को और डी में दोस्तों क्या है नेपोलियन बोनापार्ट को। दोस्तों इटली के एकीकरण का महिसा किसे कहा जाता है। दोस्तों इटली के एकीकरण का जो महिसा है उसको मेजनी को कहा जाता है। किसे दोस्तों, इटली के एकीकरण का महिसा मेजनी को कहा जाता है। अब दोस्तों हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन हमारा जाल्वेराइन की स्थापना किस वर्ष किस राज्य ने की थी। दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा 29 में जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो क्या दोस्तों जाल्वेराइन की स्थापन किस राज्य ने की थी। ए में है दोस्तों पर्सा ने, बी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, सी में दोस्तों सिडनिया ने और डी में है दोस्तों नेपलस ने। तो दोस्तों जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। दोस्तों जाल्वेराइन की स्थापना जो है दोस्तों पर्सा ने की थी। किसने दोस्तों, पर्सा। यहाँ तक समझना है आपको दिक्कत नहीं। दोस्तों वेना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। इटली का एकीकरण का महिसा मेजनी को कहा जाता है। और दोस्तों जाल्वेराइन की स्थापना पर्सा राज्य ने की थी। अब दोस्तों हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है हंगरी किस भाषा की थी। क्या हंगरी की भाषा क्या थी। क्या है दोस्तों हमारा 30 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी। तो अच्छे से देखिए हंगरी की भाषा क्या थी। तो ए में दोस्तों इतालवी, बी में दोस्तों मेंगिया, सी में दोस्तों पोलिश और डी में दोस्तों फ्रेंच। तो दोस्तों मेंगनी की भाषा क्या थी, तो इसका दोस्तों बी नंबर आंसर का मेंगिया। दोस्तों हंगरी की भाषा मेंगियार थी। चलिए दोस्तों हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्या दोस्तों हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्रीमिया का युद्ध, सेडवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध,
और डी में दोस्तों सीडान युद्ध। तो दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों सीडान के युद्ध के बाद संपन्न हुआ। किसके युद्ध के बाद दोस्तों? सीडान। इसी में दोस्तों हम देखे थे फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन वो हमारा होगा दोस्तों डी नंबर, सीडान का युद्ध। क्या होगा दोस्तों? सीडान का युद्ध। चलो तो हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? क्या दोस्तों? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए में दोस्तों 1890 ईस्वी में, बी में दोस्तों 1871 ईस्वी में, सी में दोस्तों 1848 ईस्वी में और डी में दोस्तों 1870 में। दोस्तों आप अपने मोबाइल का स्क्रीन मंथली में देख सकते हैं इसका ऑप्शन। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ए में दोस्तों 1890 में, बी में दोस्तों 1871 में, सी में दोस्तों 1848 में और डी में दोस्तों क्या 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण का दोस्तों काम कब पूरा हुआ? तो दोस्तों 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। कब दोस्तों? 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें इस स्लाइड में हम देखें हंगरी की भाषा दोस्तों क्या है? मेंगवा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का युद्ध के बाद। जर्मनी का एकीकरण कब कार्य पूरा हुआ? तो 1871 में। चलो तो हम अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो क्या क्वेश्चन नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों इसका ऑप्शन मेरे सामने 4 गो है। पहला दोस्तों है 1805 में, बी में दोस्तों 1810 में, सी में दोस्तों 1804 में और डी में दोस्तों क्या है 1809 में। तो क्वेश्चन हमारा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता जो है दोस्तों 1804 ईस्वी में लागू की गई। कब दोस्तों? 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, 1848 के क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, 1848 के क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। ए में दोस्तों हंगरी, बी में दोस्तों मेजनी, सी में दोस्तों नेपोलियन द्वितीय और डी में दोस्तों नेपोलियन तृतीय। दोस्तों 1847 के क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो दोस्तों 1847 क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय बना। कौन दोस्तों? नेपोलियन तृतीय। ये दोस्तों डी नंबर आंसर होगा इसका आंसर। नेपोलियन तृतीय जो है 1847 के क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट बना। चलो तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? क्या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ दोस्तों आप स्थापना कर लीजिए। क्या है दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ए में ऑप्शन है 1834 में, बी में दोस्तों 1871 में, सी में दोस्तों 1848 में और डी में है दोस्तों 1870 में। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यंग यूरोप की जो स्थापना है वो 1834 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1834 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसका हम सब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपका कुछ इस विषय में राय हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बस बताइएगा। दोस्तों मैं उस पर अब करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों आपका सजेशन भी करके लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी पेपर के आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। सभी पेपर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इसी प्रकार दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाके सब तरह के ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।